गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम अपनी एक सप्लीमेंट्री बुक शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 9 एनसीईआरटी का सिलेबस है। इस बुक का नाम है मोमेंट्स और इसका चैप्टर 1 है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। तो इस जर्नी में हम सिर्फ स्टोरी ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसके इमोशंस, उसके मॉरल्स और डीप मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद, ये एक ऐसी कहानी है जो कि एक छोटे बच्चे की है। मतलब ये कहानी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक छोटे बच्चे का है। एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी लिखी गई है। कहानी एक फेयर की है, एक मेले के दौरान, मतलब मेले के समय की है, जहाँ एक बच्चा खिलौनों को, मिठाइयों को और सुंदर चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है। लेकिन असली टर्न पॉइंट तब आता है जब वो भीड़ में कहीं खो जाता है। तो ये कहानी हमें चाइल्डहुड की इनोसेंस, पेरेंट्स के साथ जो हमें एक सेफ्टी फील होती है उसके बारे में है। उनके प्यार की, उनके केयर की हमें असली जो वैल्यू है हमें ये कहानी से पता चलता है। जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो उसे हर एक छोटी चीज़ का उसे लालच होता है, चाहे वो टॉयज़ हों, बाकी और भी चीज़ें हों, मिठाइयाँ हों। लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं लगती है। तो इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पेरेंट्स का लव एंड केयर ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है जिसे हम चाहते हैं। तो चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं। द चाइल्ड गोज़ टू फेयर विद हिज पेरेंट्स। बच्चा जो है वो अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ फेयर जाता है, मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। तो जैसे सभी बच्चे मेले में जाके बहुत खुश हो जाते हैं और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ मिलने वाली मिठाइयाँ, खिलौने जो वहाँ डिस्प्लेड होती है वो उन्हें चाहिए होती है, ऐसे इस बच्चे को भी चाहिए होती है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। बट इसके पेरेंट्स इसके लिए वो ले नहीं पाते। वाई देन ही वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। लेकिन जब ये बच्चे को वही सेम मिठाइयाँ और खिलौने जब कोई और ऑफ़र करता है तो ये उन्हें रिफ्यूज़ कर देता है। क्यों, ये हम पढ़ेंगे स्टोरी में। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged gaily clad humanity. ये कहानी स्प्रिंग फेस्टिवल से शुरू होती है, जब बहुत ही ठंडी मतलब छोटी छोटी गलियां हैं, ठंडी और छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ से लोग कलरफुल कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। मतलब जो पूरा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हैप्पीनेस से भरा है, काफ़ी हैप्पी है और काफ़ी रौनक से भरा हुआ है। मतलब लेखक ने, मतलब ऑथर ने हमें शुरू में ही एक फेस्टिव मूड में डाल दिया है ये 2 लाइन से। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. तो त्योहार में लोग अलग अलग तरीक़ों से आ रहे हैं। कुछ जो हैं वो पैदल चल रहे हैं, कुछ जो है वो हॉर्सेस पे सवारी कर रहे हैं, कुछ बैलगाड़ी में आए हैं, कुछ बांस की पालकियों में बैठे हैं, बुलक कार्ट्स में बैठे हैं कुछ लोग। मतलब अलग अलग तरह से लोग, अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग तरफ से, अलग अलग जगहों से लोग अलग अलग तरीक़ों से आए हैं। मतलब त्यौहार सबके लिए है, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है इस मेले में पहुंचने का। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अभी देखो ये भी बच्चा है, इसके ऊपर कहानी है। तो अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, द लिटिल बॉय की, इसकी। ये हमारी कहानी जो है ये इस छोटे बच्चे के बारे में ही है। तो वो हंसी खुशी अपने फादर के मतलब अपने फादर के साथ आया है, अपने पेरेंट्स के साथ वो मेले में आया है और बहुत ही हंसी खुशी से अपने पापा की लेग्स के बीच भाग रहा है। उसके अंदर काफ़ी जोश भरा हुआ है, वो काफ़ी क्यूरियस है और उसके अंदर बचपन की वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, जो बच्चों में अक्सर रहती है इस तरह के मेले वगैरह के लिए, वो उस बच्चे में भी दिख रही है। मतलब कहानी का मेन कैरेक्टर
ये जो बच्चा है जो कि खो जाएगा, ये अब हमारे सामने आ चुका है। ये देखो, ये हर चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है और उसके पेरेंट्स इसको खींच के वापस लेके जा रहे हैं। सो आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए, हर चीज़ के लिए फैसिनेट होकर वो उस तरफ भाग रहा है। तो इसके पेरेंट्स बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइन द वे। अब बच्चा जो है वो हर दुकान पर रखे खिलौनों को देख देख कर रुक जाता है। तो उसके पेरेंट्स जो है उसको बार बार आवाज़ लगाते हैं कि आ जाओ बेटा, आगे बढ़ो, चलो आगे चलो। मतलब बच्चा काफ़ी मासूम है, उसका ध्यान बार बार इन फैसिनेटिंग टॉयज़ की तरफ जा रहा है, जो कि काफ़ी ऑब्वियस भी है, हर बच्चा ऐसे ही होता है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अब जो बच्चा है वो पेरेंट्स की बात तो मान रहा है, काफ़ी ओबीडियंट है, उनकी बात मानकर आगे बढ़ता है, लेकिन जो उसकी आंखें हैं अभी भी उन खिलौनों पर टिकी हुई हैं। तो मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स की बात तो मान रहा है, उनकी तरफ चल भी रहा है, लेकिन उसका जो दिल है वो उन खिलौनों के लिए ही मतलब काफ़ी ललचा रहा है, उसको वो खिलौने चाहिए। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब जब वो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं और वो खिलौनों की तरफ देख ही रहा है, मतलब फैसिनेटेड तो लग रहे हैं उसको, लेकिन वो फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा है। तो जब वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा तो उसने खिलौने लेने की ज़िद करने की हिम्मत की। मतलब ये हिम्मत वाली बात है उसके लिए कि उसने मतलब हिम्मत की कि भाई मुझे खिलौने दिला दो। लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको नहीं दिलाएंगे, वो मना कर देंगे और वो उसे घूर कर द कोल्ड स्टेयर करके उसे मना कर देंगे खिलौनों के लिए कि उसे नहीं दिलाएंगे। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। मतलब उसे पता था कि वो उसे डांट कर, घूर कर, आंखों से डरा कर उसको मना कर देंगे, लेकिन जो उसकी ये दिल की इच्छा है, ये जो यहाँ लिखा नहीं, कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हार्ट, मतलब ये जो दिल की इच्छा है वो उसको छुपा नहीं सका। उसका मन कर रहा है कि खिलौने मुझे मिल जाए। मतलब बच्चा जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी हर विश को तो पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर भी उसके दिल में ख्वाहिश है कि उसको खिलौने मिल जाए, और वो उसकी ज़ुबान पर आ भी जाता है और वो बोलता है, ही प्लीडेड, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे ये खिलौना चाहिए। तो ये बच्चा खिलौने मांग लेता है अपने लिए कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। अब उसके पिता जो उसको लाल आँखों से घूरते हैं, जैसे ही वो हमेशा करते थे। बच्चा जब भी कभी ज़िद करता था तो वो उसे हमेशा आँखें दिखा के घूर के उसे डराते थे, मतलब उसे डांटते थे। और सबके सामने तो बोल के नहीं डांटेंगे ना, तो वो उसको आँखों से डराते थे, उसको आँखों से डांटते थे। मतलब जो उसके फादर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी डिसिप्लिन लवर हैं। उनका जो ऐसा स्वभाव दिखाया गया है कि वो काफ़ी डिसिप्लिन और काफ़ी डांटते हैं उसको, काफ़ी स्ट्रिक्ट है उसके साथ। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, and said, "Look, child, what is before you?" अब माँ का दिल तो थोड़ा पिघल जाता है, मतलब फादर थोड़े सख्त हैं, लेकिन जो माँ का दिल है वो त्यौहार के मौके पर थोड़ा पिघल जाता है। उसने अपने, लेकिन खिलौना तो वो भी नहीं दिला सकती है। उसने बच्चे को उंगली पकड़ाई और प्यार से बोली कि देखो बेटा, आगे सामने तुम्हारे क्या है। मतलब उसने उसे डांटा नहीं, दिलाएगी तो वो भी नहीं, क्योंकि शायद ये लोग नहीं दिला सकते खिलौने अपने बच्चों को। मतलब दिलाएगी तो वो भी नहीं, लेकिन उसने डांटा नहीं, उसने उसके फादर की तरह घूरा नहीं, बल्कि उसने बहुत प्यार से अपने बेटे को बोला कि अरे वह वो छोड़ो, आगे देखो तुम्हारे आगे क्या है। तो देखो सामने यहाँ पर क्या है। तो मतलब यहाँ पे पेरेंट्स हैं इसके जो फादर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो उसकी मदर है वो थोड़ी सी इससे सॉफ्ट हैं। और यहाँ पर इसके फादर और इसके मदर के बीच में जो उनका जो बिहेवियर है, जो उनका नेचर है, उसका एक कंट्रास्ट बनता है। और फादर अक्सर सख्त होते, मदर जो होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है बच्चों के लिए। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब
सामने जो वो कहते हैं ना कि देखो तुम्हारे सामने क्या है, तो सामने सरसों का खेत फैला होता है। और सरसों का खेत ना बिल्कुल पीला होता है एकदम। अगर आपने DDLJ देखी है या कोई ऐसी मूवी देखी है जहाँ पे सरसों के खेत हो, तो आपने देखा होगा, या आपने रियल में भी अगर कभी सरसों के खेत देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सरसों का खेत एकदम येलो होता है, बिल्कुल गोल्ड जैसा। तो सामने सरसों का खेत है जो काफ़ी फैला हुआ है। उसकी पीली पीली कलियाँ जो उसमें फ्लावर्स है वो ऐसी लग रही है जैसे कि गोल्ड को मेल्ट करके लैंड पर बखेर दिया हो, उसको जैसे कि पूरे लैंड पर गोल्ड, मेल्टेड गोल्ड बखेरा हुआ हो, स्प्रेड किया हो। मतलब नेचर की जो ब्यूटी है उससे वो जो मतलब बच्चे की जो माँ है वो उसका ध्यान हटाती है खिलौने से। मतलब खिलौने से दोनों ही उसके पेरेंट्स उसका ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन फादर जो है उसको डांट देते हैं, लेकिन मदर जो है वो उसको प्यार से उसका ध्यान किसी और जगह लगाती है। और वो नेचर की सुंदरता को दिखाती है, मतलब नेचर की ब्यूटी से बच्चे का ध्यान खिलौनों से हटाकर अब उसका सारा ध्यान जो है वो, मतलब उसकी माँ जो उसका सारा ध्यान उस नेचर की तरफ कर देती है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wing. Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब वहाँ पे रंग बिरंगे पंखों वाले, परों वाली बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही हैं। मतलब उस फील्ड के पास बड़े बड़े पंखों वाली ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही है। कभी वो काली पीली तितलियों के झुंड में घुस जाती हैं, कभी वो अकेली ही उड़ती रहती हैं। कभी कभी इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी, कभी कभी ड्रैगन फ्लाई किसी भौरे, मतलब ब्लैक बी होता है ना भंवरा, उसके पीछे या तितली का रास्ता रोक देती है जो फूलों से रस लेने आए हैं, द सर्च ऑफ स्वीटनेस। मतलब जो फूलों से रस लेने आए हैं ना, ब्लैक बी और बटरफ्लाई मतलब भंवरा और तितली, उनका भी रास्ता रोक देती है। मतलब ये जो ड्रैगन फ्लाई ही उड़ रही हैं, कभी तितलियों के बीच में चली जाती है, तितलियों के ग्रुप में चली जाती हैं, कभी ये अकेली घूमती रहती हैं, कभी ये तितली का रास्ता रोक लेती है, कभी भंवरों का रास्ता रोक लेती है। मतलब बच्चे का ध्यान अब और भी छोटी छोटी चीज़ों पर लगने लगा है, यानी कि अब उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो काफ़ी दिख रही है हमें। और जो ऑथर ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है नेचर को, उससे इस चैप्टर की, इस कहानी की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा लाइवली हो जाती है। जब ऑथर इस तरह की स्मॉल डिटेल्स को इतनी खूबसूरती से मतलब डिस्क्राइब करते हैं ना कहानी में, तो उस कहानी की खूबसूरती वैसे भी बहुत बढ़ जाती है। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest. So क्या होता है कि बच्चा आँखों से उनका पीछा करता रहा। कभी कोई ड्रैगन फ्लाई पंख रोक कर आराम करने लगती है, तो कभी अचानक से उड़ जाती है। मतलब बच्चा इनको देख के मेस्मराइज हो जाता है, इन सब सीन को देख के ना, नेचर की ब्यूटी को देख कर, क्योंकि उसके लिए सब काफ़ी नया और काफ़ी एडवेंचरस था। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, but it would go flapping up into the air, where he had almost caught in his hands. अब क्या है कि जैसे ही ड्रैगन फ्लाई पास में आती है तो बच्चों से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके हाथ से निकल कर वो ऊपर उड़ जाती है। मतलब बचपन की सबसे प्यारी जो आदत होती है, हर चीज़ को पकड़ना, उसके साथ खेलना, तो अब ये वो फील कर रहा है। मतलब ये ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करता है वैसे ही वो उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। अब तभी ये उसको ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी इसकी माँ इसको एक आवाज़ देती है, इसको मतलब थोड़ा सा बोलती है ज़ोर से कि आ जाओ बेटा, रास्ते पर चलो, चलो फुटपाथ पर चलो। मतलब माँ हमेशा बच्चे को संभालने और उसको सेफ्टी के लिए हमेशा ध्यान में रखती है, जबकि उसके फादर का इतना ध्यान नहीं है। फादर ने शायद मदर पर ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है कि वो बच्चे का ध्यान रखेगी। So he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind. Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब बच्चा खुश होकर भागा, मतलब अपने पेरेंट्स की तरफ भागा, लेकिन कुछ देर तक
अपने पेरेंट्स के साथ चला, लेकिन अभी भी उसकी नज़र वो छोटे छोटे वो जो इंसेक्ट्स थे, मतलब ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाइज वगैरह और बटरफ्लाइज, ब्लैक बीज, इन्हीं पर ही इसका ध्यान लगा हुआ था। मतलब इसकी नज़र अभी भी उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स पर अटकी जा रही थी। मतलब बच्चे की क्यूरियोसिटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है, लेकिन सून लेफ्ट बिहाइंड, थोड़ा ये पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी उन लिटिल इंसेक्ट से, वॉर्म से ये अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि फुटपाथ पर एक मतलब चल रहे हैं फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, और वो भी सनशाइन को इंजॉय कर रहे हैं। चलिए आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. He ran towards them. अब इसका ध्यान जो है वो उन्हीं कीड़े मकोड़ों पर, उन्हीं इंसेक्ट्स पर, उन्हीं बटरफ्लाइज पर है। लेकिन अब फिर से इसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं, जो कि बैठ गए हैं। मतलब इसके जो पेरेंट्स हैं वो एक गार्डन की शेड में, मतलब एक ग्रोव की शेड में, वो एक कुएं के पास जाकर, एक वेल के एज के पास जाकर वो छाँव में बैठ गए हैं। और बच्चे को बुलाते हैं कि भाई भाई आ जाओ बेटा, यहाँ आके थोड़ा आराम करते हैं। अब बच्चा भी इनकी तरफ भागता है। मतलब बच्चा बार बार इधर उधर, उसका मन भटक रहा है, उसकी नज़रें इधर उधर जा रही हैं, और पेरेंट्स जो है हर बार उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather raining petals in his hands. अब क्या हुआ कि जैसे ही बच्चा उस गार्डन में दाखिल हुआ, उससे छोटे छोटे फूल दिख गए, यंग फ्लावर्स दिख गए उसे। मतलब उनके पूरे झरने, मतलब ढेर सारे, मतलब छोटे छोटे फूलों के ना झरने से लगे थे, बहुत सारे लगे थे छोटे छोटे फूल। जैसे ही वो एंटर उसने किया गार्डन ग्रूव में, वैसे ही उसको वो छोटे छोटे फ्लावर्स दिख गए, वो उनसे अट्रैक्ट हो गया। अब वो उसने अपने पेरेंट्स को भी भूल गया। मतलब जैसे ही वो गार्डन में घुसा, वैसे ही उसको क्या दिखे, ढेर सारे छोटे छोटे फूल। अब वो उनसे अट्रैक्ट हो गया। मतलब यहाँ भी नेचर नेचर उसको अट्रैक्ट कर रही है। और इतना ज़्यादा वो खुश हो गया इन छोटे फ्लावर्स की शार से कि वो भूल गया अपने पेरेंट्स को, और गिरते फूलों को अपनी छोटी छोटी हथेलियों में ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। मतलब ये जो शार था ना यंग फ्लावर्स को, उनका जो रेनिंग पेटल्स थी, उनको इकट्ठा करने में, अपनी हथेलियों में गिरते हुए फूलों को इकट्ठा करने में, समेटने के चक्कर में वो अपने पेरेंट्स को भूल गया। मतलब ये है कि बचपन में जो होता है ना, मतलब बचपन का जो ध्यान होता है वो पल भर में बदल जाता है। अभी तक वो अपने पेरेंट्स की ओर भाग रहा था, अब वो फूल बटोरने में, मतलब फूलों को इकट्ठा करने में मग्न हो गया, तो अपने पेरेंट्स को ही भूल गया ये। बट लो, ही हर्ड द cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" And the raining petals dropped from his hands. अब क्या हुआ कि उसे धीरे, जब वो, मतलब वो अभी फूल ही इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब उसे डव्स की, मतलब उसने डव एक पक्षी होता है कबूतर जैसा, तो उसने उन डव्स की कूइंग की, मतलब उनकी गुटर गू की आवाज़ सुन ली। और वो खुशी से चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ भागा, चिल्लाता हुआ कि देखो वहाँ पे डव है, वहाँ पे डव है। और इसी चक्कर में फूल जो थे वो उसके हाथों से गिर गए। छोटे छोटे हथेलियों में फूल हैं, और वो उन्हें लेकर भाग रहा है, अपने पेरेंट्स को डव के बारे में बता रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो हो गया है। तो वो खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता उन्हें बताने के लिए, और इतने में वो सारे फूल उसके गिर जाते हैं। मतलब बच्चे की इनोसेंस जो है वो हर एक छोटी चीज़, मतलब बच्चे की इनोसेंस देखिए कि हर एक छोटी चीज़ उसके लिए एक बड़ी खोज बन जाती है। कि उसने पहली बार सरसों के खेत देखे, पहले तो उसने टॉयज़ देखे, वो उनसे अट्रैक्ट हो गया। लेकिन जब उसकी मदर ने उसको वो फील्ड दिखाया सरसों का मस्टर्ड का, वो वहाँ अट्रैक्ट हो गया। वहाँ पर वो ब्लैक बी, हनी बी, बटरफ्लाई, इनसे अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद वो इन फ्लावर्स से, मतलब जो फुटपाथ पे जो वॉर्म्स और इंसेक्ट चल रहे थे, वो उनसे अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद वो इस ग्रूव में आया तो छोटे छोटे फ्लावर्स से अट्रैक्ट हो गया। उसके बाद ये डव से अट्रैक्ट हो गया। मतलब ये हर एक छोटी चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी जैसे हो गए। तभी इसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं, कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड
capers round a banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to fare through the mustard fields. अब क्या है कि इसके पेरेंट्स इसको फिर से बुलाते हैं, मतलब इसको फिर से बुलाते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये बच्चा बरगद के पेड़ के चारों ओर उछलता कूदता खेलता हुआ दौड़ रहा था। इसके पेरेंट्स इसको फिर से बुलाते कि आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, लेकिन बच्चा जो है ये तो काफ़ी एनर्जी इसके अंदर आ गई है, हर हर एक सीन इसके लिए खेल का मैदान बन गया है। तो आखिरकार उसके पेरेंट्स ने उसको उठा लिया और टेढ़ी मेढ़ी पतली सी पगडंडी पर चलने लगे। मस्टर्ड फील्ड की तरफ जा रहे थे लोग, तो मतलब आखिरकार उसके पेरेंट्स ने उसको उठा लिया और पतली सी नहरों से टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी जो होती है ना खेतों में होती है, उस पर चलने लगे, जो सरसों के खेतों से होती हुई मेले तक जा रही थी। तो अब कहानी की जो असली जगह है जहाँ मेला लगा है वो हम उस तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ पर कहानी का असली टर्न पॉइंट आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब क्या होता है कि जैसे ही गांव के पास पहुँचे तो बच्चे ने और भी बहुत सारी चीज़ें देख ली। बच्चे ने देखा कि अलग अलग रास्तों से लोगों की भीड़ एक ही जगह जा रही है, मतलब उसने देखा कि सारी जो भीड़ है वो अलग अलग रास्तों से आ तो रही है, लेकिन वो सारी भीड़ एक ही जगह जा रही है, और वो जगह है मेला, मतलब मेले की तरफ जा रही है। वो नज़ारा बिल्कुल एक भंवर जैसा था कि जहाँ हर तरफ शोर और भीड़ थी। अब बच्चे के मन में दो इमोशंस आए। एक तरफ तो उसे डर और उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा इतनी भीड़ देख के, लेकिन दूसरी तरफ वही भीड़ और शोरगुल उसे बहुत फैसिनेटिंग भी लग रहा था। मतलब उसने देखा बहुत सारे लोग जो हैं वो चल रहे हैं और बिल्कुल वर्लपूल भंवर की तरह वो फेयर में जा रहे हैं। एक तरफ तो उसे रिपेल भी लगा, मतलब थोड़ा डर सा भी लगा, अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन उसको मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगा। ये जो भीड़ थी, ये शोरगुल उसको बहुत फैसिनेटिंग भी लगे कि ये सब एक ही जगह जा रहे हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. अब मेले के एंट्रेंस पर ही एक मिठाई वाला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ें लगाकर अपने सामान बेच रहा था। उसके पास गुलाब जामुन था, मतलब ये आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब वो बेच रहा था। उसकी दुकान पर भीड़ भी बहुत थी और मिठाइयाँ इस तरह से सजाई गई थी जैसे किसी कलरफुल बिल्डिंग का कोई आर्किटेक्चर हो, मतलब कोई ऐसे आर्किटेक्चर बनाया गया कि जैसे कोई कलरफुल बिल्डिंग हो। मतलब मिठाइयाँ इतनी सुंदर लग रही थी जिसपे चांदी और सोने के लीव्स भी थे, मतलब वो होते हैं ना जो मिठाइयों पर एक सिल्वर और गोल्डन कलर की एक लेयर लगाई जाती है, उसकी लीव्स होते हैं, वो मिठाई पर लगाए गए थे। वो बिल्कुल सोने और चांदी की तरह जो मिठाइयाँ हैं वो चमक रही थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब बड़ा बच्चा जो है बड़ी बड़ी आँखों से मिठाई को देख रहा था और उसके मुँह में पानी आ गया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया। क्यों? क्योंकि बर्फ़ी जो है उसको बहुत पसंद थी, तो बर्फ़ी को देखकर उसका मुँह में पानी आ गया। I want that Burfi, he slowly murmured. But he half knew as he backed that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब उसने धीरे से कहा कि मुझे नहीं बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उसे अंदर से पता था उसे कि वो कितना भी बेग कर ले अपने इस प्ली को, अपने पेरेंट्स को बोल दे कि मुझे बर्फ़ी खानी है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानेंगे और बल्कि उसे कहेंगे कि भाई तू ग्रीडी है, तू लालची है। इसलिए उसने ज़्यादा ज़िद नहीं की और बिना आंसर लिए वो चुपचाप आगे बढ़ गया। बताओ कितना
समझदार बच्चा है वैसे तो देखा जाए, लेकिन कितना बुरा है इसके साथ कि इसके पेरेंट्स इसको खिलौने भी नहीं दिला रहे हैं और उसको मिठाई भी नहीं खिला रहे और मेले में ले आए हैं। मेले में लाना चाहिए था जब कुछ खिलाना नहीं है तो। ऐसे तो ज़्यादा उसको मन ललचाएगा उसका और बुरा भी लगेगा उसको। A flower seller hawked a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। अब एक फूल बेचने वाला आवाज़ लगा रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की। गुलमोहर एक फूल होता है और गार्लैंड उसका फूलों का बना हुआ हार होता है। तो वो बार बार आवाज़ें लगा रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn। अब बच्चे की जो नज़र है वो फूलों की तरफ खिंच गई। बच्चों को तो फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब वो फूलों की टोकरी के पास गया। धीरे से उसने, मतलब उसे फूल अच्छे लगे थे, फैसिनेटिंग तो उसे फूल भी लगे थे, तो उसने धीरे से बोला कि मुझे वो माला चाहिए। लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स इसके लिए भी मना कर दें, कहेंगे यार ये तो बड़ी सस्ती सी चीज़ है, इसको क्या दिलाना। इसलिए उसने फिर से आंसर के लिए नहीं रुका वो, बल्कि वो आगे बढ़ गया, नहीं लिया उसने। A man stood holding a pole with yellow, green, red, green and purple balloons flying from it। अब एक गुब्बारे वाला उसको दिखा, वो खड़ा था वहाँ पर, जिसके डंडे पर लाल, पीले, हरे, पर्पल कलर के गुब्बारे उड़ रहे थे। अब बच्चे को तो ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा ना। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। अब उन गुब्बारों को देखकर, जो बिल्कुल रेनबो के कलर जैसे थे, मतलब रेनबो की ग्लोरी जैसे सुंदर थे, मतलब इंद्रधनुष की जैसी खूबसूरती देखकर बच्चा तो उन फ्लावर्स को देख के बिल्कुल ही मेस्मराइज हो गया, बहुत ही मोहित हो गया उन चीज़ पर। लेकिन उसके मन में बहुत ज़ोर से इच्छा हुई कि सारे गुब्बारे शायद उसे मिल जाएं, उसके पोजेशन में आ जाएं। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. लेकिन उसे पता था कि ये भी तो नहीं दिलाएंगे और कहेंगे कि अब तू बड़ा हो गया है और ऐसे खिलौनों से खेलने के लायक नहीं है। इसलिए अब उसने फिर से कुछ नहीं कहा और वो आगे बढ़ गया। स्नेक चामर होता है सपेरा, जो बीन बजा के सांप को कंट्रोल करता है ना, वही। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in the basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Um, अब एक सपेरा बीन बजा रहा था, उसकी टोकरी में बैठा सांप गर्दन उठाकर, वो मतलब एक स्वान की तरह सुंदर, मतलब फन फैलाकर झूम रहा था। जैसे आपने अगर सांप का डांस देखा होगा जो बीन बजा कर सपेरा करवाता है, बिल्कुल वैसा ही था, सुंदर से स्वान की तरह वो, मतलब उसकी शेप में जैसे स्वान होता है ना, उस टाइप के ही अपनी गर्दन को झुकाकर झूम रहा था। और बीन की आवाज़ जैसे किसी इनविजिबल वाटरफॉल की, जब जैसे कोई वाटरफॉल बहता है ना तो पानी की जो आवाज़ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, बिल्कुल वैसे ही ये जो बीन की आवाज़ थी वो भी बिल्कुल वैसी आ रही थी। मतलब बीन की आवाज़ किसी इनविजिबल झरने की अच्छी सी आवाज़, जेंटल रिपलिंग जैसी थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैज़ फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फार्दर। अब बच्चा उस सपेरे की ओर बढ़ा, लेकिन उसे फिर याद आया कि उसके पेरेंट्स ने तो उसे मना किया है कि ऐसे जो म्यूज़िक होते हैं, ऐसे जो इस तरह के जो म्यूज़िक होते हैं, कोर्स म्यूज़िक होते हैं, इनको नहीं सुनना है। इसलिए वो फिर से आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and carried with dizzy laughter. अब वहाँ पे एक राउंड अबाउट यानी कि एक झूला चल रहा था इन फुल स्विंग। बहुत सारे आदमी, औरतें, बच्चे सब उस झूले में गोल गोल घूम रहे थे और गोल गोल घूमते झूले में बैठकर वो चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, मतलब इन्जॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा।
द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब बच्चे ने बड़ी ध्यान से झूले को देखा, घूम रहा था, और बहुत हिम्मत करके एक बोल्ड रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मुझे भी झूले पर बैठना है, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे भी बैठना है, मुझे बिठा दो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तक बच्चा जो है काफ़ी सारी उसकी विशेज़ थी, जैसे जैसे उसे बर्फ़ी खानी थी, फूल चाहिए था, गुब्बारे चाहिए थे, सांप का डांस खेल देखना था, झूला झूलना था। लेकिन हर बार उसे पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ जाता। अब उसने अब एट लास्ट उसने हिम्मत करके बोल दिया अपने पेरेंट्स को कि मुझे ये झूले में बैठना है। देयर वॉज नो रिप्लाई। He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब इसने हिम्मत करके कह तो दिया कि भाई मुझे झूला झूलना है, लेकिन इसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। मतलब जब इसने झूले पर बैठने की इच्छा जताई तो कोई जवाब नहीं आया। इसने मुड़कर देखा अपने पेरेंट्स की तरफ, लेकिन वो तो वहाँ थे ही नहीं। इसने आगे भी देखा, वहाँ पे भी नहीं थे। इसने पीछे मुड़कर दोनों तरफ देखा, वहाँ भी नहीं थे। ये फिर मतलब हर जगह इसने ढूंढ लिया, आगे देखा, पीछे देखा, इधर उधर दाएं बाएं सब जगह देखा, लेकिन इसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। ये पीछे भी मुड़ा, लेकिन वहाँ भी नहीं थे। इसके पेरेंट्स का कोई साइन नहीं था वहाँ पे, ये बिल्कुल अकेला था। मतलब ये चीज़ों को देखता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। इसी बीच इसके पेरेंट्स इससे खो गए, मतलब ये खो गया। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" अब उसके गले से ना अचानक से चीख निकली। डर से उसका पूरा शरीर जो है वो मतलब सडन जर्क आ गया उसकी बॉडी में, एकदम काँपने लगा। वो डर से पूरा शरीर काँप उठा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा अपने मम्मी पापा, मतलब अब इसको पता चल गया कि इसके पेरेंट्स तो कहीं खो गए हैं, तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मम्मी पापा का नाम बुलाने लगा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर। उसकी आंखों में गर्म गर्म आंसू बह रहे थे, उसका चेहरा लाल हो गया रो रो के, और डर से बिल्कुल वो मतलब डर डर गया बहुत ज़्यादा, कन्वर्स्ड हो गया बिल्कुल। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू द वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हीटर एंड टीटर, मतलब हेयर एंड देयर, ये एक अर्काइक वे है लिखने का। इन ऑल डिरेक्शंस, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied. His clothes became muddy. अब वो घबरा कर, पैनिक होकर इधर उधर भागने लगा, कभी इधर भागता कभी उधर भागता, मतलब चारों तरफ भाग रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, कहाँ जाके अपने मम्मी पापा को ढूंढे। बस वो बार बार चिल्ला रहा था मम्मी पापा। और भागते भागते उसने उसकी पीली पगड़ी जो उसने बांधी हुई थी, येलो टर्बन, वो भी खुल गई, अनटाइड हो गई, और उसके कपड़े भी मडी हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स। अब कुछ देर तक इधर उधर भागने के बाद वो थक गया और फिर हार मानकर वहीं खड़ा हो गया। अब उसकी ऊंची जो जोर जोर से जो वो चिल्ला रहा था, उसकी जो चीखें थी, अब वो दबकर सिसकियों में बदल गया। वो धीरे धीरे सॉब कर रहा था, सुबक सुबक के रो रहा था। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब रो रो के जो उसकी आंखें थी वो थोड़ी धुंधली हो गई थी, और उस धुंधली आंखों से उसने हरी घास पर बैठे लोगों को देखा। वो हंस बोल रहे थे, हंसते थे, मतलब बातें करते नज़र आए। उसने ध्यान से उनमें से अपने पेरेंट्स को ढूंढा, लेकिन वो कभी कहीं भी नहीं दिखे। वे लोग बस अपने मज़े में हंस खेल रहे थे, पर उसके लिए वहाँ कोई नहीं था, उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, and he ran through his people's leg, his little sobbing linger, "Mother, father." सो वो फिर से भागा, इस बार एक मंदिर की ओर भागा
जहाँ लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा थी। मंदिर के आसपास इतनी भीड़ थी कि ज़मीन पर भी जगह नहीं थी। फिर भी बच्चा लोगों के पैरों के बीच से रास्ता बनाता हुआ भागा और रोता रहा और मम्मी पापा चिल्लाता रहा। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. मंदिर के दरवाजे पर भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, बड़े बड़े भारी भरकम लोग। उनकी आंखों में गुस्सा था, मतलब बहुत ही मर्डरस आइज़ थी उनकी, हेफ्टी शोल्डर्स थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बट knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." अब छोटा बच्चा उन बड़े बड़े लोगों के पैरों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग इतने बेरहम ढंग से एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि वो बेचारा ट्रैम्पल्ड भी हो सकता था, मतलब उनके पैरों के बीच में वो कुचला भी जा सकता था। तभी उसने पूरी ताकत से चीख मारी, मम्मी पापा, वो बहुत ज़ोर से बोला। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm. तभी भीड़ में भीड़ में एक आदमी ने उसकी चीख सुनी। बड़ी मुश्किल से झुक कर उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. अब उस आदमी ने उस भीड़ में तब उसको गोद में ले लिया और उस भीड़ से निकलते उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किसके बच्चे हो? और द चाइल्ड वेप्ट more bitterly than ever now and only cried, I want my brother, I want my father. अब बच्चा अब और ज़ोर से रोने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस वो यही दोहराता रहा कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। The men tried to soothe him by taking him to a roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. अब उस आदमी ने उस बच्चे को शांत करने की कोशिश की क्योंकि वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। फिर वो उसे झूले पर ले गया और उसने उससे बहुत प्यार से पूछा, क्या तुम घोड़े वाले झूले पर बैठोगे? The child's throat tore into thousand shrill sobs and he only shouted, I want my brother, I want my father. अब बच्चा जो लगातार वो ज़ोर से रो रहा था, तो बच्चे का गला जो ज़ोर से रोने की वजह से दुख गया था, वो लगातार हिचकियाँ ले रहा था और हिचकियों में चीखते हुए बस वो यही कह रहा था। बच्चे जब अक्सर बहुत रोते हैं ना, इवन बड़े भी, फिर वो ना हिचकियाँ लेने लगते हैं। तो वो हिचकियाँ लेते लेते रोते रोते बस एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे अपने पापा चाहिए। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी। ये देखो बेचारा, अभी से सब कुछ देगा ये, लेकिन ये नहीं चलेगा। The men headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to swaying the cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. अब वो बच्चा उस आदमी को वो आदमी उस बच्चे को लेकर उस जगह गया जहाँ पर सांप सपेरा बीन बजा रहा था और कोबरा उसकी बीन पर लहरा रहा था। उसने उस बच्चे से कहा कि सुनो कितनी प्यारी धुन बज रही है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. तो जैसे वो उसके पास लेके गया उसको, उसने बोला कि देखो कितना प्यारा म्यूज़िक है, तो उसने अपनी उंगलियों से ना अपने कान बंद कर लिए और ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे अपने मम्मी पापा ही चाहिए। मतलब उसे अभी संगीत भी अच्छा नहीं लग रहा, उसे वो झूला भी अच्छा नहीं लगा और वो भी नहीं अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो आदमी उसे बलून्स के पास ले गया। उसे लगा कि रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बच्चा थोड़ा सा चुप हो जाएगा, लेकिन और उसने उसे कहा कि क्या तुम्हें ये इंद्रधनुष जैसे रंगों वाले गुब्बारे चाहिए? वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? तुम्हें चाहिए? बट ही पर्सुएटली आस्क्ड, मतलब उसने पूछा उसको। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सेड, आई वॉन्ट माई ब्रदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब बच्चे ने गुब्बारों की ओर देखना भी पसंद नहीं किया, बल्कि उसने जो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, बस वो उसकी आंखें मतलब आंसुओं से भर गई थी और वो सिसकते हुए यही कह रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, and bore him to the gate where the flower seller sat.
लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। मतलब जैसे जैसे उसको जो चीज़ें उसके सामने आई थी ना, वही चीज़ें रिवर्स में आ रही है। आखिरी चीज़ उसकी क्या आई थी, राउंड अबाउट, तो वो राउंड अबाउट पर ले लिया। उससे पहले वो उसके जो स्नेक चार्मर था वहाँ लेके गया था। अब देखिए उसके बाद फिर ये बलून वाले के पास लेके गया, उसे वो भी नहीं चाहिए। अब वो उसको आदमी ने फिर से कोशिश की, इस बार वो उसे फूल वाले के पास ले गया और कहा कि देखो कितने अच्छे फूल हैं, क्या तुम्हें गले में डालने के लिए ये माला चाहिए। बच्चे ने इसके लिए भी मना कर दिया। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोब, आई वॉन्ट माई ब्रदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने फूलों की तरफ देखने से भी मना कर दिया। उसने फिर से मुंह फेर लिया और रोते हुए कहा कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर इज दिस consulate charged by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. अब आदमी ने एक आखिरी कोशिश की। वह उसे उस मिठाई की दुकान पर ले गया और बोला, बेटा कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें, कौन सी मिठाई खाओगे। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक द चाइल्ड, ही आस्क्ड, पूछा उसने कौन सी मिठाई खाओगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड द ओनली सोड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चे ने मिठाई की ओर देखा तक नहीं। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस आखिरी हिस्से से साफ़ हो जाता है कि बच्चे के लिए असली खुशी ना तो उसकी मिठाइयों में थी, ना फूलों में थी, ना गुब्बारों में थी, ना खेल खिलौनों में थी, ना उस झूले में थी। उसकी असली खुशी सिर्फ़ और सिर्फ उसके पेरेंट्स के साथ थी। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों की नज़र में उनके माता पिता ही उनकी पूरी दुनिया होते हैं। तो इसके साथ ये कहानी, ये स्टोरी, ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा द लॉस्ट चाइल्ड। ये बहुत ही इमोशनल कहानी थी जो हमें ये सिखाती है कि बच्चों के लिए असली खुशी खिलौने, मिठाइयाँ, झूलों में नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स के प्यार में, उनके पेरेंट्स से मिलने वाली सेफ्टी में छुपी होती है। जब तक पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं तब तक सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी, अट्रैक्टिंग और फैसिनेटिंग लगती है। लेकिन जब वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो सारी इच्छाएं, सारी लालसाएं सब ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपने इस कहानी से, आप सभी ने ये समझा होगा कि हमें अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमारा सहारा है, वही हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी है। तो इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया, ये स्टोरी अच्छी लगी, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लेसन्स पढ़ते रहें। सो आज के लिए यहाँ ख़त्म करते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज वैल्यू योर लव्ड वंस। थैंक यू।